चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन चैप्टर 1 पार्ट 7। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो पोलन ट्यूब है वो जो दो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से किसी एक सिनर्जिड में एंटर करती है। द पोलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिनर्जिड क्या होता है। एट द टाइम ऑफ पोलन ट्यूब अराइवल वन सिनर्जिड यूजुअली बिकम्स द रिसेप्टिव सिनर्जिड। जो दो सिनर्जिड्स होते हैं उनमें से पोलन एक बार में एक ही सिनर्जिड के अंदर एंटर करती है, और जिस सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करती है उस सिनर्जिड को हम रिसेप्टिव सिनर्जिड कहते हैं। द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट्स दैट सिनर्जिड एंड रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स। The receptive synergid degenerates after receiving the pollen tube. जो सिनर्जिड पोलन ट्यूब को रिसीव करेगी वो सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगी पोलन ट्यूब को रिसीव करने के बाद। द अदर सिनर्जिड मे रिमेन इंटैक्ट बाय फॉर सम टाइम एंड लेटर डीजनरेट्स। जो दूसरा सिनर्जिड है वो कुछ टाइम के बाद डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों ही सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएंगे। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवार्ड द एग सेल। जैसे कि हमने पढ़ा था एक मेल गैमेट एग सेल के पास जाता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है। तो उसी को हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। विद इट्स न्यूक्लियस दस कंप्लीट द सिनगैमी। एंड व्हाट इज सिनगैमी? सिनगैमी इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इस डायग्राम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ से एंटर करती है और इसी में जो हमारे दो मेल गैमेट हैं वो भी साथ में एंटर करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज़ हो रहा है और जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा। तो इसमें जो मेन है वो हमारा एग है, एग के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? सिनगैमी बोलेंगे, फ्यूज़न ऑफ द गैमेट्स। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल। अगर एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज़ होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। द अदर मेल गैमेट मूव टुवार्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई। जो दूसरा मेल गैमेट है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा और इसके साथ फ्यूज़ करने से वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा that is located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. Why this is called triploid? Because there are two nuclei which are haploid and one male gamete which is also haploid, then haploid plus haploid plus haploid. What we call it is triploid. तो इस केस के अंदर जो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ होगा तो वो एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PEN यानी पेन कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारा एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर हमारे टू सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं। टू सिनर्जिड्स, इसमें से आप देख रहे हैं एक सिनर्जिड पहले ही डीजनरेट हो चुका है और दूसरा सिनर्जिड बाद में डीजनरेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। यहाँ पर एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज़ हो चुका है और जाइगोट बन चुका है। ये हमारा जो एंड है वो कौन सा एंड होगा? ये माइक्रोपाइलर एंड होगा। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड होगा और जो माइक्रोपाइलर के अपोजिट एंड होता है उसे हम चलाज़ल एंड कहते हैं। तो ये हमारा चलाज़ल एंड होगा, ये चलाज़ल एंड होगा। और यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये भी डीजनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो जाइगोट है वो नीचे की तरफ यानी चलाज़ल एंड की तरफ डेवलप होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है और इस पूरे सेल को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जाइगोट है वो चलाज़ल एंड की तरफ डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हमें
जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करता है और साथ ही एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स को लेके और एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर रेडिकल है और टू कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग डाइकोट एम्ब्रियो। जो हमारा ए डायग्राम है ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट and primary endosperm nucleus, and B is the mature embryo stages in the embryo development in a dicot. At this involves the fusion of 3 haploid, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 3 हैप्लोइड जो न्यूक्लियाई है उनका फ्यूज़न होता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। एक फ्यूज़न हुई एग के साथ जिसे हमने सिनगेमी कहा, और एक फ्यूज़न मेल गैमेट की पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुई जिसे हमने ट्रिपल फ्यूज़न कहा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 फ्यूज़न हैं, एक एग के साथ और दूसरी फ्यूज़न पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। द फिनोमेना इज टर्म्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एन इवेंट यूनिक टू द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell। तो ये प्राइमरी जो एंडोस्पर्म बनता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था वो एंडोस्पर्म में डेवलप कर जाएगा, जो कि बाद में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म रेफर्स टू द टिश्यू दैट डेवलप्स विद इन द सीड एंड सर्व्स एज द न्यूट्रिएंट रिच स्टोरेज टिश्यू टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये इसका जो मेन काम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, सपोर्ट करना है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। It plays a crucial role in the nourishment of the embryo during seed development and germination। तो कुछ प्लांट्स के अंदर ये जर्मिनेशन के दौरान भी प्लांट को हेल्प करता है न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट टॉपिक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद कुछ इवेंट्स होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उन स्ट्रक्चर और इवेंट्स को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म, जैसे कि हमने देखा कि एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है और एंडोस्पर्म बनाता है, साथ में जो हमारा जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, इसी तरह क्या होता है, सीड बनता है एंड ओवेरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है, आर कलेक्टिवली टर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जितने भी इवेंट्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, जैसे कि इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स, ओवेरी इनटू फ्रूट, इन सभी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस एंडोस्पर्म। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली। तो सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो बनेगा मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होने से वो लगातार डिवाइड करेगा एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पेन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। जैसे कि हमने देखा था सबसे पहले मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हुआ था और उसके साथ फ्यूज़ होने से उसने सबसे पहले पेन बनाया था, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करता है, मीन्स जो न्यूक्लियस है केवल वो ही डिवाइड करता है, उसके डिवाइड करने से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इस स्टेज को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर, उसके बाद हम उसको सेलुलर कहना स्टार्ट कर देते हैं। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली।
द कोकोनट वाटर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो हम नारियल पानी पीते हैं उसमें जो वाटर पार्ट होता है वो कुछ नहीं है लेकिन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। उसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई हैं। और जो हम वाइट पार्ट देखते हैं, सराउंडिंग वाइट पार्ट जो हम देखते हैं, दैट इज़ कर्नल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्री न्यूक्लियाई है वो कौन सा पार्ट होता है और जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनता है वो कौन सा पार्ट होता है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम, जो एंडोस्पर्म बनता है वो पूरा कंज्यूम भी हो सकता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और कुछ के अंदर वो बाद में भी सीड के अंदर भी रह सकता है। तो हमने क्या देखा, एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो सच दैट इन पी, ग्राउंडनट्स, बीन्स बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट। तो ये एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं कि किस केसेस के अंदर ये पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो उसमें आपको याद रखना है पी, ग्राउंडनट, बीन्स, और किस केस के अंदर वो सीड के अंदर रहता है। तो उसका एग्जांपल हो गया हमारा कैस्टर एंड कोकोनट, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो जाइगोट होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, और जब वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो वो चलाजल एंड की तरफ डिवाइड करना स्टार्ट करता है। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। एट द माइक्रोपाइलर एंड सस्पेंसर सेल्स आर देयर। तो वहाँ पर हमने देखे थे कुछ सस्पेंसर सेल्स हैं जो कि जाइगोट को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको चलाजल एंड की तरफ पुश करते हैं और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। एट द माइक्रोपाइलर एंड सस्पेंसर सेल्स आर देयर एंड टुवर्ड्स चलाजल एंड एम्ब्रियो स्टार्ट्स डिवाइडिंग। जैसे कि हमने देखा था चलाजल एंड की तरफ एम्ब्रियो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। भाई ज़्यादातर जाइगोट एंडोस्पर्म बनने के बाद ही डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म का जो मेन काम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हो सकता है कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप ना कर पाए। दिस इज़ एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। तो जो सीड है हम जानते हैं मोनोकोट और डाइकोट सीड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी जो इसमें अर्ली स्टेजेस होती हैं दोनों के अंदर लगभग सेम होती हैं। सस्पेंसर सेल्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सस्पेंसर सेल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड पुशेस द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है और ये हमारा जाइगोट है जो कि चलाजल एंड की तरफ डेवलप कर रहा है। यहाँ पर हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं जो हमने पहले देखे थे जो कि डीजनरेट हो जाते हैं, और यहाँ पर हमने सिनर्जिड देखे थे जो कि बाद में डीजनरेट हो जाते हैं। धीरे धीरे जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं और इस तरह ये डिवाइड होकर चलाजल एंड की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसर सेल्स। तो इसमें जो पहली स्टेज बनती है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो की होती है, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है और लास्ट में हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, जिसमें हम इसमें डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं 2 कोटिलिडन्स हैं। तो ये डाइकोट एम्ब्रियो का पार्ट है। द अबोव फिगर डेपिक्ट्स द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। तो सबसे पहले जो जाइगोट डिवाइड करेगा उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रो एम्ब्रियो होगा, and subsequently to the globular, heart-shaped and mature embryo। उसके बाद ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, जैसे कि हमने डायग्राम में डिस्कस किया था। अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो कोई भी जो एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो होगा उसके अंदर मेन 2 पार्ट होंगे। एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर सेंटर में होता है, तो ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और साथ में हमें यहाँ पर 2 कोटिलिडन्स दिख रहे हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पर 2 कोटिलिडन्स हमें दिखाई दे रहे हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई दे रहा है।
द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स। इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर कोटिलिडन्स अटैच हैं, यहाँ पर कोटिलिडन्स अटैच हैं। तो कोटिलिडन्स जहाँ पर अटैच होते हैं उससे जो ऊपर वाला रीजन होता है, ये जो रीजन है, ये रीजन को हम बोलते हैं एपिकोटाइल। और जो रीजन नीचे होता है कोटिलिडन्स की अटैचमेंट से नीचे की तरफ होता है, उस रीजन को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज द एपिकोटाइल विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप। तो जहाँ तक ये प्लूम्यूल होता है वहाँ तक का पूरा रीजन एपिकोटाइल कहलाता है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स is hypocotyl that terminates at its lower end in the radical और root tip। तो ये जो हमारा हाइपोकोटाइल का रीजन है वो रूट टिप तक जाता है। The root tip is covered with a root cap to protect the radical। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन्स। अब हम देखते हैं कि जो मोनोकोटिलिडन्स का एम्ब्रियो है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं या वो डायकोट एम्ब्रियो से कैसे डिफरेंट है। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन्स पासेस ओनली वन कोटिलिडन, पॉजेस ओनली वन कोटिलिडन। तो मोनोकोट का जो एम्ब्रियो है उसमें केवल एक ही कोटिलिडन होता है और उस एक कोटिलिडन को हम स्कूटेलम कहते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं आप, एक ही कोटिलिडन है और इस कोटिलिडन को हम स्कूटेलम कहते हैं। तो कहीं पर अगर स्कूटेलम लिखा हुआ डायग्राम में तो आप समझ जाएंगे ये मोनोकोट का डायग्राम है। इसमें आपको कोलियोप्टाइल दिखाई दे रहा है और शूट अपेक्स दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक टिश्यू से कवर होते हैं और इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। तो ये जो रीजन है यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कोटिलिडन का अटैचमेंट है और इस कोटिलिडन के अटैचमेंट से जो ऊपर वाला रीजन है वो हो गया हमारा एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के अंदर दो चीज़ें आ गई हमारी, कोलियोप्टाइल और शूट अपेक्स। तो शूट अपेक्स को यहाँ पर कोलियोप्टाइल कवर कर रहा है। शूट अपेक्स को कौन कवर कर रहा है, कोलियोप्टाइल। और कोलियोप्टाइल और शूट अपेक्स को मिलाकर हम एपिकोटाइल कहते हैं। उसके नीचे आप एक रीजन देख रहे हैं एपिब्लास्ट। तो एपिब्लास्ट क्या है, द फंक्शन ऑफ द एपिब्लास्ट इन द मोनोकोट एम्ब्रियो इज प्राइमरली टू सपोर्ट द जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन को सपोर्ट करता है एंड द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द सीडलिंग। उसके नीचे आप देख रहे हैं रेडिकल और रेडिकल के ऊपर है रूट कैप। और इस सभी को कवर करने के लिए ये जो रीजन है, ये जो टिश्यू है जो इस सबको कवर कर रहा है, इसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। तो राइजा जो वर्ड है वो रूट्स के लिए डिनोट करते हैं। तो इसमें जो रूट का जो पार्ट है, रेडिकल और रूट कैप, इसको जो दोनों को कवर कर रहा है उसे हम कोलियोराइजा कहते हैं। इसके अंदर अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस को देखें तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो यहाँ पर होगा। ये सारा हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है और जो हमारा कोटिलिडन है जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं मोनोकोट के अंदर, ये लेटरल साइड में अटैच होता है, सिंगल होता है, इसीलिए इसे हम मोनोकोट कहते हैं। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडन इज कॉल्ड स्कूटेलम, जो कि हम पढ़ चुके हैं, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं ये एक ही साइड में है हमारा कोटिलिडन। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल एंड रूट कैप। लोअर एंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमने ऊपर डायग्राम में देखा था, यहाँ पर रेडिकल है और रेडिकल के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट है। और ये दोनों ही कोलियोराइजा, जो कि ब्लू कलर की आप कोटिंग देख रहे हैं, इससे कवर है और इस स्ट्रक्चर को हम कोलियोराइजा कहते हैं। ऐसे ही जो हमारा एपिकोटाइल रीजन है उसमें हमारा प्लूम्यूल है, कोलियोप्टाइल है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम, जहाँ पर स्कूटेलम अटैच है उसके ऊपर वाला जो रीजन है वो एपिकोटाइल है, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर शूट अपेक्स होता है और कोलियोप्टाइल होता है जो कि शूट अपेक्स को कवर करता है। एपिकोटाइल हैज़ द शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया। तो लीफ प्राइमोर्डिया यानी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर या प्रीवियस स्ट्रक्चर बिफोर द लीफ। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर, ये बहुत जो स्ट्रक्चर है काफ़ी डेलिकेट होता है और इस स्ट्रक्चर को जो कवर करते हैं एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर से, जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सीड वी विल डिस्कस in the next video. Thank you very much.